गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड Good मॉर्निंग, morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। Sir, are you okay now? हाँ बच्चे ठीक है। अरे कल वो Good जुकाम morning, हो रहा sir. था ना। गुड मॉर्निंग। हाँ, हाँ इसको sir. कम कर दो। वो क्या जुकाम हो रहा था, और कल 11-12 बजते बजते इतना ज्यादा जुकाम होने लग गया कि मुझे लगा शायद क्लास प्रॉपर ले नहीं पाऊंगा, इसलिए फिर कैंसिल करी थी। ठीक है। अब ठीक है सर। हाँ अभी ठीक है बच्चे। वो कल ब्रेक ले लिया था ना, रेस्ट ले लिया था थोड़ी देर, तो हो गया था ठीक। चलिए चालू करते हैं। ये क्वेश्चन शायद हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे, साथ में पैरेलल में एक क्वेश्चन और करा दिया था मैंने इसका। Yes. हाँ ये हो गया था पूरा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फेवरेबल कंडीशन। अच्छा ये भी तो हो गया था बच्चों, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। हाँ ये भी हो गया था। फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये समझा चुका था, देख लीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। Low. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, और लैटिस एनर्जी भी क्या होना चाहिए? हाई होनी चाहिए। हाँ ये पॉइंट तो हमारा हो ही चुका था बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, आज का टॉपिक लिखें, एनर्जी स्टेप्स। एनर्जी स्टेप्स involved in energy steps involved in formation of ionic bond। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से एनर्जी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। और इसे ही आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बॉन्ड हेबर साइकिल। बॉन्ड हेबर साइकिल, ये बॉन्ड हेबर साइकिल जो नाम आप देखेंगे, एनर्जी स्टेप्स तो अभी हमें देखना ही है। या बॉन्ड हेबर साइकिल की बात करें तो ये दिया गया है आपको आयनिक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स में सारी की सारी एनर्जी स्टेप्स भी दे रखी है और बॉन्ड हेबर साइकिल नाम भी दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। हमें यही देखना है क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ से सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। एमकेप्स के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको, उसमें शायद सोडियम आयोडाइड का या पोटेशियम आयोडाइड का क्वेश्चन गिवन है, तो सेम इसी पैटर्न से हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम हमें कौन से स्टेट में मिलता है? यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर। हमें सबसे पहले कैटायन का फॉर्मेशन करना है, लेकिन कैटायन फॉर्मेशन की बात करें तो आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में से कर सकते हैं? आइसोलेटेड के अंदर। हाँ जी बच्चे, आइसोलेटेड तो पहले से दिख रहा है हमें, नॉन बॉन्डिंग है। इसे गैसेस के अंदर कन्वर्ट करना है तो सोडियम हमने इसे गैसेस में कन्वर्ट कर लिया, और जो एनर्जी स्टेप्स यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसे नाम दे दिया आपने सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, ओके। अच्छा यहाँ से ध्यान रखिएगा, मेटल के केस में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि आगे चल करके थर्मो में पढ़ोगे आप, मेटल के केस के अंदर इसी सब्लिमेशन एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी कहा जाता है मेटल के केस के अंदर। और इसी सोडियम में से एटॉमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे बच्चों, कैटायन का फॉर्मेशन होगा, गैसियस कैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी नाम दे दीजिए या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम दे दीजिए, दोनों एक ही है बच्चों। सोडियम गैसियस कैटायन हमारा बन चुका है। अब हमें क्लोराइड बनाना है, लेकिन यदि हम बात करें तो हमें मिलता है Cl2 गैसियस स्टेट के अंदर। क्लोरीन मिलेगा गैसियस स्टेट के अंदर Cl2 की फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बच्चों म्यूट, एक बार म्यूट कर लीजिए जिनका अनम्यूट हो। क्लोरीन गैसियस स्टेट के अंदर है, आपको क्या करना है, गैसियस एनायन का फॉर्मेशन करना है, लेकिन अगेन वापस हमें क्या चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो गैसेस तो ऑलरेडी है, इसे आइसोलेटेड बनाने के लिए हमने इसे एनर्जी दी जिसे कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो भी नाम देना चाहें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहां से हम देखें तो हमें कितने क्लोरीन मिल जाएंगे? 2 क्लोरीन मिल जाएंगे, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी है? एक के लिए तो एक की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पर हाफ कर दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 हो जाएगा, तो ये भी किस में बन जाएगा हमें,
क्लोरीन और गैसेस में मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आया? हाफ क्यों किया बच्चों? जी सर। यस सर। ठीक है ना। हमें देखिए यदि आप MgCl2 बनाते हैं, समझा लीजिए। हाँ जी, यदि आप MgCl2 बनाते हैं तो आपको कितने क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है? 2 क्लोराइड ऐसा है। तो आपको इसके अंदर हाफ का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तब डायरेक्टली आप क्या लिख लेते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख लेते हैं। लेकिन NaCl की बात करें तो हमें एक NaCl के लिए एक ही क्लोराइड चाहिए, तो एक क्लोराइड चाहिए, तो आपने पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया? हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन बननी क्या चाहिए? इक्वेशन तो यही बननी चाहिए, Cl2 बॉन्ड ब्रेक होगा तो ट्वाइस Cl, और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी आपने उसे नाम दे दिया बॉन्ड एनर्जी। अब यदि हम इक्वेशन में हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी यहाँ पर एनर्जी चेंज होगा उसमें भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाफ। ठीक है, तो यही किया मैंने यहाँ पर। गैसियस क्लोरीन मिल चुका है हमें, आइसोलेटेड गैसेस। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करिए जो एनर्जी, अच्छा यहाँ से मुझे बताइए कि इस प्रोसेस से Cl से Cl माइनस गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी? ये याद करके बताइए। यहाँ पर ये प्रोसेस को तो नाम दे दिया आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इवॉल्व होगी। रिलीज होगी। इवॉल्व होगी। एनर्जी इवॉल्व होगी। याद करिए, आपको एक पॉइंट सिखाया था मैंने अभी, आपको बताया गया था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बाकी Positive. सभी के लिए क्या होगी? नेगेटिव में होगी। तो ये तो बाकी सभी के अंदर आ गया, तो ये नेगेटिव में आ जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। अब आप देखिए, गैसेस कैटायन बन चुका है, गैसेस एनायन बन चुका है, और गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन मिलकर के जब 1 मोल NaCl सॉलिड, और NaCl सॉलिड क्या बनाएगा? ये क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग समझा चुका हूँ कल पॉइंट हम समझ चुके थे इसे, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। और इसके फॉर्मेशन में जो यहाँ से एनर्जी इवॉल्व होगी उसे आपने क्या नाम दिया है? लैटिस एनर्जी। लैटिस। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो देखिए, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो गई? पहली है आपकी सब्लिमेशन, सेकंड है आयोनाइजेशन, थर्ड है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड लास्ट वन इज लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। सारे स्टेप समझ में आ गए? यस सर। यस सर। सर हाँ बच्चे, लैटिस एनर्जी। हाँ लैटिस एनर्जी है ना। गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन, इन दोनों के अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसे क्या कहा गया था? लैटिस एनर्जी। अभी आएगा टॉपिक, आज ही पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के अंदर भी, लेकिन लैटिस एनर्जी का मीनिंग समझा दिया था शायद मैंने, इसी के अंदर होगा, यहाँ पर भी इसी स्लाइड के अंदर था कल शायद। हाँ ये रहा ना, ये 3D अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस बनता है ना, इस लैटिस फॉर्मेशन के टाइम पर जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसे कहा जाएगा लैटिस एनर्जी। ओके। बट सर एनसीईआरटी में लिखा है कि 1 मोल आयनिक सॉलिड को हाँ जी बच्चे, सेपरेट। 1 मोल बनना चाहिए। 1 मोल बनने में जो इवॉल्व होगी वो लैटिस एनर्जी, और उतनी ही एनर्जी वापस प्रोवाइड कर दो, तो क्या होगा? उतनी ही एनर्जी वापस, वो ब्रेक हो जाएगा बच्चे। तो फॉर्मेशन में जो एनर्जी इवॉल्व हुई वो लेटेस्ट एनर्जी, उतनी एनर्जी वापस दे दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा बच्चे। ओके, ठीक है ना। प्रोसेस को रिवर्स कर दोगे ना, रिवर्स वाली डेफिनेशन दे रखी होगी। कंप्लीट करिए। यस सर। यस सर। सर टुडेज कंपाउंड। कंपाउंड बताते हैं बच्चे। बच्चे क्या SPE1 के अंदर क्या क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है क्या बच्चों? क्या हो गया? हो गई सर। ये बच्चों का मैसेज क्यों आ रहा है? एक मिनट बच्चों, वापस एक बार रिपोस्ट कर देता हूँ। लिंक तो मैंने मॉर्निंग में शेयर कर दिया था उठते ही। सर अभी हो रही है, इसके पहले नहीं हो रही थी। और हो सकता है आपके उधर, हो सकता है नेटवर्क का इश्यू। कभी भी ऐसा हो ना बच्चे, आप हमेशा, मैंने शायद पहले भी आपको सिखाया है कि कभी भी ऐसी क्लास आपकी ज्वाइन नहीं हो रही है या ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो क्या करना है? याद है ना, उस दिन हमारे भी कई बार डिस्टर्बेंस आता है तो क्या करते हैं? स्विच ऑफ करो और वापस ऑन कर दो, ठीक है ना, वही हो मैंने जाएगा भी सारी करा। चीज। नहीं बस सर उसी से कैलेंडर से डायरेक्ट हो जाता है ज्वाइन। हाँ कैलेंडर से भी हो जाती है, आप चाहे उसे ऑफ करके ऑन करोगे तब भी। मैंने एक दिन सिखाया था ना, क्या सिखाया था वो, उस कौन सी मूवी थी वो, मिशन मंगल से क्या शिक्षा मिली थी आपको? देखी नहीं है अभी।
नहीं देखिए, कोई बात नहीं, अभी नहीं देखना, नीट के बाद देखेंगे अब हम, ठीक है ना। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ से। ये पॉइंट सारे ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, देख लो। नो ठीक है चलिए, नो No, सर sir. यहाँ से देखिए डेल्टा एच टोटल की बात कर रहा हूँ मैं वापस। डेल्टा एच टोटल क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और यहाँ पर क्योंकि डिवाइड बाय 2 किया है इसलिए मैं डिवाइड बाय 2 लिख रहा हूँ। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डिवाइड बाय 2, जैसे MgCl2 के केस में बताया था कि डिवाइड बाय 2 की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट में कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अब यहाँ से एक पॉइंट को देखिए, सब्लिमेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक। तो ये जो तीनों प्रोसेस हैं इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि तीनों ही प्रोसेस कौन से हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी इवॉल्व, लैटिस एनर्जी, एनर्जी इवॉल्व। तो ये दोनों प्रोसेस कौन से चले गए, डेल्टा एच नेगेटिव। इसका मतलब है कि प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। पॉइंट ठीक है यहाँ तक। एक्सोथर्मिक। और आपने कल एक पॉइंट सीखा था, सबसे पहला ही डेफिनेशन में ही मैंने आपको यही पॉइंट सिखाया था, बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड था क्या, केमिकल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स था। और जब अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे तो जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी इवॉल्व होगी। तो हमने एक पॉइंट लिखा था, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होगा वो हमेशा ही कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो यहां से हम बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू, आपको डेल्टा एच टोटल क्या चाहिए, आपको नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव का मतलब है प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, यहां से ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी का जो सम है बच्चों, इन दोनों का सम है वो इन तीनों ज्यादा है. से ज्यादा होना चाहिए। सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2। जब यदि ये कंडीशन फॉलो होगी तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। पॉइंट ठीक है बच्चों। Yes, sir. ये आपका पूरा बॉन्ड हेबर साइकिल, यस सर कौन कौन से एनर्जी स्टेप्स इन्वॉल्व थे। अब इसमें भी हमने क्या सीखा कि जब ओवरऑल प्रोसेस हमें एक्सोथर्मिक करना है, और ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी का सम है वो इन तीनों के कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कंप्लीट करिए। कंप्लीट करो, आगे के टॉपिक लेते हैं। सर एम कैप Completed, कहाँ से sir. मिलेगा? एमकेप बच्चे, एक तो मॉड्यूल के साथ के अंदर आपके पास में एमकेप की बुक आ जाएगी। एमकेप बेसिकली था क्या, वो डीपीपी तो थी सर आपको जो मेरे पास मैं मॉड्यूल पूरे नहीं ली हूँ क्योंकि मैं पिछले साल मेरे मॉड्यूल थे मेरे पास है. बच्चे, वही बता रहा हूँ मैं आपको, सुनिए आप पूरा। एमकेएस पहले डीपीपी की फॉर्म में आता था कि डेली प्रैक्टिस पेपर थे वो, लेकिन कई बार बच्चों को मिस हो जाता था कि कोई बच्चा एब्सेंट हो गया तो उसको डीपीपी नहीं मिली, अगले दिन कभी कलेक्ट करता था कभी नहीं करता था। तो उस सभी डीपीपी को कंबाइन करके एमकेप एक छोटी बुकलेट बना दी गई। अब एक उसकी हार्ड कॉपी भी है जो आपके मॉड्यूल के साथ में आ जाएगी, और नहीं आई है तो आई ट्यूटर पर जब आप जाओगे तो आई ट्यूटर पर जो प्रैक्टिस टेस्ट में जाओगे आप, तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री के सबके 1 2 3 4 आपको मिलेंगे वहां पर। इस तरह से बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 200 के आसपास टेस्ट है उसके प्रैक्टिस अंदर। टेस्ट मतलब वो जो हाँ, चैप्टर प्रैक्टिस वाइज टेस्ट के टेस्ट अंदर होते हैं. चैप्टर वाइज टेस्ट में भी टॉपिक वाइज टेस्ट है बच्चे, वो है आपके एमके पे बच्चे। ठीक है सर. ओके, आई ट्यूटर पर है बच्चे, मिल जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट है आ, चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, लिखना नहीं है ये, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा मैं अभी। मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज। अच्छा, लैटिस एनर्जी किसके कारण इवॉल्व हुई थी ये बताइए सबसे पहले। लैटिस एनर्जी इवॉल्व किसके कारण हुई थी, अट्रैक्शन. अट्रैक्शन। आयनिक अट्रैक्शन हाँ जी बच्चे, अट्रैक्शन के कारण इन्वॉल्व हुई थी। अट्रैक्शन किसके बीच में था, कैटायन के बीच में और एनायन के बीच में, अट्रैक्शन के कारण। तो अब जब अट्रैक्शन की बात करें तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R²। और यदि हम इसे एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें, अब ध्यान से देखिए, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एनर्जी इवॉल्व हुई थी।
अभी यदि मैं इसे एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो मैं यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें आर का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी आर का मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों पर इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये क्या बन चुका है, एनर्जी। इस एनर्जी को आपने क्या नाम दे दिया, लेटिस एनर्जी। एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसे आपने प्रोपोर्शनल में ले लिया। तो लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। लेकिन इस बार आर की जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, आर प्लस प्लस आर माइनस। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन किस किस के बीच का है, अट्रैक्शन किस किस के, आयंस के बीच का है। तो इसलिए मैंने आर को और स्पेसिफाई कर दिया कि ये आर कौन सा होना चाहिए, आर प्लस प्लस आर माइनस होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में पूछा गया कि मैग्नीट्यूड किस किस पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले चार्ज पर डिपेंड करेगा और दूसरा साइज पर डिपेंड करेगा। द आयंस आर ऑफ इक्वल साइज, नहीं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, बी ऑप्शन। स्मॉल बी होगा। डी हाँ ऑप्शन। जी, स्मॉल साइज, आयन स्मॉल साइज होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होगा तो Sir, लेटिस B. एनर्जी ज्यादा। बी ऑप्शन क्या हो सर। सर गया, बी, द आयंस ऑफ charges आर of ions. स्मॉल। चार्ज ऑफ द आयंस आर स्मॉल। नहीं नहीं, ये तो गलत है। द आयंस आर स्मॉल Small. इफ आयंस आर स्मॉल। ओके, अब ठीक है। आयंस, अच्छा ये साइज दे रखी है। ओवरऑल देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन तो मिल गया। हमें चाहिए हाई चार्ज चाहिए, चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल साइज। बस ये ध्यान रखें। अभी बस क्वेश्चन करा ही रहा हूँ अभी थोड़ी देर में इसको भी। क्वेश्चन ठीक है, लेटिस एनर्जी ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी वॉल होगी। और अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा, जब चार्ज ज्यादा हो और साइज क्या हो, छोटी हो बच्चों। बस यही हमें ध्यान रखना है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सर आज का Properties- कंपाउंड। आज का, अच्छा कंपाउंड लिखाना था। आज का कंपाउंड, आज का कंपाउंड लिखिए आप Al2, ये लिख लीजिए चलिए, Al2O3। Al2O3 क्या है, Alumina. एलुमिना। ठीक है ना, Al2O3 एलुमिना। हो गया, चालू करें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट लिखिए हार्ड, ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। कंप्लीट करिएगा इसे, आज पूरा नहीं लिखा हुआ था ये। हार्ड, ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, हार्ड होते हैं। हार्ड, इसकी हार्डनेस ज्यादा होने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन Ionic. फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, ये ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, टूटने का. टूटने का, इजीली ब्रेकेबल, आसानी से ब्रेक भी हो जाएगा। अच्छा, क्यों ब्रेक हो जाता है, रीजन देखो। इस ब्रिटलनेस का मीनिंग भी समझ लो आप। देखिए, जब भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये आयनिक कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। एक कैटायन होगा, ये लीजिए कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट होता है बच्चों। ये देखिए यहाँ से। अब ब्रिटलनेस का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने उसे गिरा दिया, या फिर किसी भी एक लेयर पर आपने बाहर से फोर्स लगा दिया या प्रेशर लगा दिया। अच्छा, जैसे ही फोर्स या प्रेशर किसी भी लेयर पर लगेगा, होगा क्या, ध्यान से देखिए इसे। ये फर्स्ट लेयर तो हमने एज इट इज बना दी वापस, लेकिन जैसे ही सेकंड लेयर पर जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगा, ये पूरी की पूरी लेयर थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये लेयर आगे शिफ्ट हुई, तो देखो कंडीशन कुछ इस तरह की बन गई है बच्चों। अब आप देखो, अब क्या होगा, जहां पर कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन था, उसकी जगह अब क्या हो रहा है, एनायन एनायन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। कैटायन कैटायन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन के कारण दोनों लेयर्स हैं, वो दोनों लेयर एक दूसरे से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। दोनों जैसे ही लेयर एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग हुई, इसका मतलब ही क्या हुआ, आपका क्रिस्टल क्या हो चुका है, टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। पॉइंट ठीक है। हार्डनेस का मीनिंग समझ में आ गया था, ब्रिटलनेस का मीनिंग समझ में आ गया, क्यों टूट जाते हैं ये, ब्रिटलनेस
पॉइंट ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा, और Yes, एक sir. और लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन इन नेचर का मीनिंग क्या है उससे भी देख लीजिए। आपको यदि याद हो तो आपने सॉलिड स्टेट जब पढ़ा था, 12th क्लास का आपका पहला चैप्टर है फिजिकल का, आगे चल करके पढ़ेंगे हम। सॉलिड स्टेट चैप्टर की बात करें तो वहां पर टाइप्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहला ही आप 2 टाइप के सॉलिड पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड होता है अमॉर्फस सॉलिड। Amorphous solid. उसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है रेगुलर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट यदि रेगुलर होगा तो उसे क्रिस्टलाइन और यदि इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अमॉर्फस कहा जाता है। यदि आपको याद हो तो आपने इसी की जगह 2 टर्म यूज करी थी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है ना? तो क्रिस्टलाइन कौन से होते हैं? लॉन्ग लॉन्ग रेंज रेंज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मैंने 3 पॉइंट लिखे, तीनों पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया है? हार्ड क्यों है, ब्रिटलनेस क्यों है और क्रिस्टलाइन क्यों है? यस सर। कंप्लीट करो इससे। Yes, sir. ये है प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड लिखें नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आगे चल करके जब हम कोवेलेंट बात कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। अच्छा चलिए मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ, शायद नॉन डायरेक्शनल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। आपने अभी sp-df ऑर्बिटल्स पढ़े थे, उसमें से ऐसा कौन सा ऑर्बिटल था जिसे आपने नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहा था? S अच्छा s को नॉन डायरेक्शनल, हाँ s को नॉन डायरेक्शनल क्यों कहा था? सर उसका शेप क्योंकि वो Spherical spherical density spherical उसके shape होता है। same है. हाँ शेप कौन सी होती है? स्फेरिकल। और सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें क्या मिल गई थी? सेम मिल गई थी, इसीलिए आपने उसे नॉन डायरेक्शनल कहा था। अब उसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखिए, जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा? एक कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा? एनायन होगा। एक कैटायन और एक एनायन है। अच्छा इस कैटायन की यदि हम बात करें, यहाँ पर कोई भी कैटायन प्रेजेंट होगा, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। फिजिक्स में शायद जहां तक मुझे लगता है, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से आपको आता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन सी शेप के अंदर होता है? स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप के अंदर होता है। तो ये है क्या? ये कैटायन के इलेक्ट्रिक फील्ड और एनायन के इलेक्ट्रिक फील्ड का अट्रैक्शन ही तो है। और कैटायन और एनायन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी शेप कौन सी है? उसकी शेप है स्फेरिकल इन शेप है बच्चों। ठीक है ना? तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉन डायरेक्शनल। अट्रैक्शन पावर सभी डायरेक्शन के अंदर जो स्फेरिकल शेप है सब में सेम होगा। और इसके जस्ट अपोजिट आप याद करो, कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो जब कोवेलेंट में सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो पर्टिकुलर कोएक्सियल या फिर कोलैटरल ओवरलैपिंग कराते हैं। तो पर्टिकुलर किसी न किसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है वहां पर, इसीलिए वहां पर वर्ड यूज किया जाता है डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट लिखे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग तो पॉइंट। लास्ट लाइन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। सर इसके पहले कुछ आप डिफाइन किए थे। ये रहा ना, हार्ड ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। सर अट्रैक्शन वाला पॉइंट। ये कैटायन और एनायन का अट्रैक्शन है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैटायन का इलेक्ट्रिक फील्ड और एनायन के इलेक्ट्रिक फील्ड का अट्रैक्शन फोर्स एक आयनिक बॉन्ड होता क्या है? कैटायन होगा, एनायन होगा, और उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। कहीं पर भी कोई ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट किसके अंदर होगा? कोवेलेंट में या फिर कोऑर्डिनेट के अंदर। ओके, यस सर। नेक्स्ट लिखे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और रीजन पूछा जाए हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही उसका रीजन। बेटे यस सर। हो गया? नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट लिखे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट एंड मोल्टन स्टेट। कोई बता सकता है मुझे कि एक्वस और मोल्टन में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करते हैं?
जबकि सॉलिड स्टेट की बात करें, क्योंकि फ्री आयन सर क्योंकि वो डिस्पर्स्ड होते हैं। हाँ जी बच्चे, जी बच्चे, ठीक है, आप याद ही है तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। एक्वस या मोल्टन स्टेट की बात करें तो एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, फ्री आयंस मिल जाएंगे, और फ्री आयंस की प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। लेकिन सॉलिड स्टेट की बात करें तो, हाँ बच्चे, सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों नहीं होता है? इन सॉलिड स्टेट अट्रैक्शन नो फ्री आयंस, कोई भी फ्री आयंस ही नहीं है, सभी कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं, कोई भी फ्री आयंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा। कंप्लीट है? यस सर। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट लिखें। फिफ्थ पॉइंट, आइसोमॉर्फिज्म, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आपको याद हो तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको आइसो सीरीज समझाई थी, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डाइफर्स, आइसोस्टर्स, और आपको बताया था कि और भी आइसो सीरीज के अंदर आगे और दो और आएंगे। पहला था आइसोमॉर्फिज्म, और हमने कहा था कि आइसोमॉर्फिज्म हम कहाँ पढ़ेंगे आगे चल करके, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के अंदर आइसोमॉर्फिज्म आ गया, और एक और आता है आइसोमेरिज्म। वो आइसोमेरिज्म कहाँ पर आएगा आगे चल करके पढ़ोगे तो, ऑर्गेनिक में चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल और सीक्वेंस, वहां पर आएगा आइसोमॉर्फिज्म। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मीनिंग होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इसकी डेफिनेशन यदि हम बनाना चाहें तो डेफिनेशन बन जाएगी डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, बट सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वही सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक जो हम पढ़ते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। यदि उनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन केमिकल फॉर्मूला अलग अलग है तो उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। एग्जांपल देखें। यस सर। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आता है आपके पास में, पहचानने का तरीका सिखा रहा हूँ। हम पहचानने का तरीका देख रहे हैं यहाँ से कि जब भी आपको कोई दो आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड आइसोमॉर्फस हैं या आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। सेम, फर्स्ट है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन। कैटायन और एनायन में नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, ध्यान रखिएगा, सिंगल कैटायन और सिंगल एनायन गिवन है आपको, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड है, अभी एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, एक दो लिख लेते पहले। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन। हाइब्रिडेशन याद है केमिकल बॉन्डिंग में ही आएगा आगे चल करके। तो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल एनायन है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए, और यदि पॉली एटॉमिक एनायन है तो पॉली एटॉमिक एनायन होगा तो उस केस के अंदर क्या करना है आपको, पॉली एटॉमिक एनायन है तो क्या चेक करना है उसमें, हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन अभी निकालना आता है तो, हाँ हाइब्रिडेशन अभी निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो एक दो क्लास का वेट करें, हाइब्रिडेशन आ ही जाएगा, वहां पर हम लोग देख लेंगे। हो गया, कंप्लीट है क्या? यस सर। यस सर। चलिए एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख लो, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, फिर और लिखवाता हूँ मैं यहाँ पर। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन और एनायन के लिए आप ले लीजिए, इसमें एग्जाम्पल में
इसका एग्जांपल लिखना चाहे लिखिए, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है इसका, 2-8, और सोडियम +1 के अंदर है। मैग्नीशियम +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, मैग्नीशियम +2 2-8। तो देखिए यहाँ से कैटायन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, सेम। कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। सेम। अब एनायन की बात करूं बच्चों, एनायन के अंदर देखना अच्छा, एनायन को भी देख लो। एनायन के अंदर यहाँ से मुझे बताइए कि क्लोरीन की बात करें, क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288, और सल्फाइड S-2 है बच्चों, ये क्लोराइड -1 था, और सल्फाइड का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288। एक नहीं पूछो, ठीक है यहाँ तक? यस सर। हो गया। अभी ठीक है? तो कैटायन का नंबर सेम होना चाहिए। कैटायन होगा तो कैटायन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, और एनायन है, सिंगल एनायन दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी एक Yes, एनायन है, sir. Cl-1 है, और यहाँ पर भी सिंगल एटम आयन प्रेजेंट है। पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ सर। यस सर। सेकंड देखो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन एंड सेम हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एनायन। इसके लिए भी एग्जांपल लिखना चाहे तो देखो यहाँ से NaNO3 और दूसरा ले लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं बच्चों, NaNO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ से आप देखो सोडियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, ये तो समझ में आ गया है, Na+1 और Mg+2, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ये तो ठीक है। यस सर। ये रहा ना, ये रहा ना, ये निकाल रखा है बच्चों यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एनायन क्या बनेगा, एनायन NO3 माइनस, और यहाँ पर क्या बनेगा, CO3 -2। अच्छा, यहाँ से इस बार चेक करो कि एनायन के अंदर क्या नंबर ऑफ एटम एक ही है क्या, नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनायन में नंबर ऑफ एटम कितना था, ओनली 1 सिंगल एटम एनायन था, जबकि यहाँ पर पॉली एटॉमिक एनायन है। पॉली एटॉमिक एनायन का मतलब क्या है, एनायन में नंबर ऑफ एटम्स एक से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा। पॉइंट समझ में आ गया, पहचाने का तरीका समझ में आ गया है, यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे चल करके जब हाइब्रिडेशन पढ़ोगे आप, तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp2, और यहाँ से जब कार्बोनेट में कार्बन का निकालोगे तब भी हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन अभी आता हो तो अच्छी बात है, ना आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर में अभी आगे चल करके हमें सीखना ही है इससे। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। तो ये दोनों पॉइंट कंडीशन लिखी है ना आइसोमॉर्फिज्म की। हाँ, आइसोमॉर्फिज्म की पहचाने का तरीका बता रहा हूँ। डेफिनेशन तो ये हो गई, डेफिनेशन तो Yes, ये हो sir. गई। अब यदि आपके पास आता है कि दो कंपाउंड्स दे दिए गए और पूछा गया कि बताइए आइसोमॉर्फस है या नहीं है, तो 4 कंडीशन है, उसमें से 2 ही हो गई, 2 अभी और लिख लेता हूं मैं। ओके, Okay, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं अभी, इसी को, ये थर्ड नंबर, ये हेडिंग अलग है, हमारी प्रॉपर्टीज अलग चल रही है। अभी आइसोमॉर्फिज्म में थर्ड कंडीशन ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड हैविंग, ionic compound having same water of crystalline वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का नंबर सेम होगा तब भी वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फस होंगे। जैसे हम बात करें, याद करिए MgSO4.7H2, क्या नाम है इसका, इप्सम एप्सम सॉल्ट, अभी याद ही कराया अभी, एप्सम सॉल्ट। नेक्स्ट है FeSO4.7H2, क्या नाम है इसका, ग्रीन विट्रियोल। नेक्स्ट ZnSO4.7H2, कौन सा ये, वाइट विट्रियोल। तो यहाँ से देखिए, इन तीनों की बात करें, इन तीनों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन सेम है, तो ये क्या होंगे, तीनों आपस में आइसोमॉर्फस होंगे। लेकिन एक एग्जांपल और साथ में देखो, यदि मैं बात करूं यहाँ से CuSO, ये तो सारे आइसोमॉर्फस हैं, CuSO4.5H2, क्या नाम है इसका,
Blue Blue vitriol. vitriol. Blue ब्लू vitriol. विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। इस क्या ये ब्लू विट्रियोल इन सब के साथ आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा क्या? No, No. sir. No, sir. ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कितना है? 777, जबकि यहाँ पर कितना है? 5H2। पॉइंट समझ में आ गया कैसे चेक करना है? ये पॉइंट देख लो अभी। ठीक है? अरे ठीक है क्या Yes, बच्चों? sir. ओके। अच्छा, इस ब्लू विट्रियोल के अंदर मुझे बताइए, वैसे मैंने लिख तो दिया यहाँ पर ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2। आप में से कोई बता सकता है इसमें से कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड हैं? One. 1। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला CuSO4.5H2 की बात करें तो इसका एग्जैक्ट जो फॉर्मूला बनता है वो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, CuH2O4 SO4.H2O। ये इसका रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये होता है जिसे हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। आपको यदि याद हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं ये क्या होता है? ये Listen. कंपाउंड में पढ़ा है ना, क्या क्या कहा जाता है इसे? Ligand. लिगेंड्स। Ligand. लिगेंड्स कहा जाता है। और लिगेंड सेंट्रेटम के साथ कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होता है? Coordinate. कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बचा हुआ कौन सा दिख रहा है आपको? बचा हुआ तो सिर्फ एक ही दिख रहा है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होता है इसके अंदर। ओके, अलग से लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा साथ में, वैसे तो अभी इस पॉइंट से रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, ऑल एलम आर आइसोमॉर्फस। अभी पॉइंट ठीक है? एलम याद है? एलम MSO4 डॉट M2 डैश SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये है एलम का फॉर्मूला। MSO4 डॉट MSO4 नहीं, +1 और +3 सही तो लिखा हुआ है, +1 और +3 नहीं। पोटाशियम का फॉर्मूला क्या याद है किसी को? पोटाशियम Sir, M2SO4 का thrice हाँ, 24H2O. हाँ जी, वही चेंज कर दिया मैंने बच्चे। ये है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये किसका फॉर्मूला है? पोटाशियम। याद हो आपको? तो मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था आपने तो इसके लिए एन फैक्टर निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो तो मोर सॉल्ट भी एलम है। मोर सॉल्ट के अंदर लास्ट में कितना आता है बच्चों? डॉट 24H2O। लेकिन एक पॉइंट और समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो इसके अंदर। एलम की बात करें हम, एलम के लिए ट्रू एलम की पहचान बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी कंफ्यूजन आपको जो आपको लग रहा है कि वो है या नहीं है, आप खुद पहचान लोगे उसके लिए। ट्रू एलम की पहचान क्या है? ट्रू एलम में जो फर्स्ट मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होना चाहिए, और सेकंड जो मेटल आपको दे रखा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +3 होना चाहिए। अब काउंट करके देखो, क्या वो एलम होगा क्या बच्चे? बच्चे एलम होगा क्या? उसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है उसमें मोर सॉल्ट में? मोर सॉल्ट +2, ठीक है ना? तो वो नहीं आएगा उसके अंदर। ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या क्या है? ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस, ये तो हमने लिख लिया। लेकिन ट्रू एलम की पहचान क्या है? फर्स्ट मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? फर्स्ट +1, और सेकंड मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड मेटल ऑक्सीडेशन नंबर +3। कंप्लीट? ओके। और यहाँ से देखो ना, ये लिखा हुआ है पोटेशियम का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये पोटेशियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है एक पोटेशियम के लिए? +1। और एल्यूमिनियम कितना है? +3। कंप्लीट है? टॉपिक कंप्लीट। आइसोमॉर्फिज्म समझ में आ गया है? Yes, sir. ये आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन थी, चारों कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी है कि किस तरह से चेक किया जाता है। और कितने हो गए? 5 प्रॉपर्टीज हो गई। कंप्लीट है? कॉपी हो गया है? यस सर। ओके। 6 लिखें। 6 प्रॉपर्टी, लैटिस एनर्जी।
सिक्स प्रॉपर्टी लैटिस एनर्जी। ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तक बच्चों एक बार म्यूट कर लो। अभिषेक म्यूट कर लो बच्चे, हो गया सभी के? ओके। बच्चों आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तक के मैं नोट्स आपको कल ही शेयर कर चुका था, उसी को कॉपी करिए जो मैंने हैंड रिटन में शेयर किए ना। मैंने कई बार बताया नहीं, यहाँ तो कई बार बहुत सारी चीजें मुझे लेनी होती है समझाने के लिए, आप लिमिटेड जो लिखा रखा है उसी को लिखते जाएं, वही पॉइंट समझा भी रहा हूँ साथ में मैं आपको। ये वाली क्लास वाली पीपीटी भी आ जाएगी आपके पास में पीडीएफ। कल वाली तो क्या हुआ था कि वो एकदम से सिस्टम शटडाउन हो गया था इसलिए बन नहीं पाई थी, वो आज अभी भेज दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट लिखिए लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के अंदर ध्यान रखिएगा कि जो आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं वो कितना बनना चाहिए? 1 मोल बनना चाहिए। बनना 1 मोल। किससे चाहिए? हाँ, बनना किससे चाहिए? फ्रॉम इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन। गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से ही बनना चाहिए। क्या मतलब है इसका? देखिए यहाँ से सोडियम क्लोराइड बनाना है मुझे, तो सोडियम कौन से स्टेट में होना चाहिए? गैसियस। क्लोराइड कौन से स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। इन गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से मिलकर के सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, हम पर सोडियम क्लोराइड, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड बना रहे हो आप, ये सोडियम क्लोराइड होना कितना चाहिए? ये कितना होना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल। अच्छा, इसके 1 मोल बनाने के लिए गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन ले लिया आपने। यहाँ पर जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है उसे ही आपने क्या नाम दे दिया? लैटिस एनर्जी। लेकिन रिवर्स में, जैसे अभी आप पूछ रहे थे बच्चे, इसकी रिवर्स डेफिनेशन भी बन सकती है कि यदि आपने 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को एनर्जी दी और वो अपने गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो गया, तो उस वो एनर्जी भी किसके इक्वल होगी? लैटिस एनर्जी के इक्वल होगी। लैटिस। ठीक है, अभी उस समय शायद आप पूछ रहे थे, मैंने कहा था उसके अंदर एक बार तो समझा दिया था और अभी आगे आ ही रहा था ये। अच्छा, इसी की जगह एक एग्जांपल और देखिए, आपको पढ़ना है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है बच्चों। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड बनना कितना चाहिए इस बार? मैग्नीशियम क्लोराइड 1 1 मोल। मोल। 1 मोल, ये 1 मोल बनना चाहिए। और इस 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन कौन से हैं? तो Mg+2 हो गया बच्चों, और इस बार Mg2+ आ गया, ये गैसियस स्टेट के अंदर, और ट्वाइस Cl- है। ये कितने भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं वो कितना बनना चाहिए? 1 मोल। तो यहाँ पर जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसे भी क्या कहा जाएगा? लैटिस एनर्जी। और इतनी एनर्जी वापस दे दो तो ये आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। पॉइंट ठीक है? यस सर। चलिए, और लैटिस एनर्जी के लिए आपने एक पॉइंट समझ रखा है कि लैटिस एनर्जी, जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो किसके कारण इवॉल्व हो रही है? इस कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन के कारण इवॉल्व हो रही है बच्चों। इस कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन के कारण इवॉल्व हो रही है। तो लैटिस एनर्जी का आपने फॉर्मूला भी बनाया था अभी। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस प्लस R माइनस। चार्ज ज्यादा हो, और ध्यान रखिएगा ये डोमिनेटिंग है, सबसे पहले आपको चार्ज ही चेक करना है। चार्ज फैक्टर इज डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज यदि सेम होगा तो आप साइज पे जाओगे। चलो इसी को देख लो बच्चों, यहां से मुझे बताओ कि सोडियम क्लोराइड दे रखा है आपको और मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है, इन दोनों में से लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जो हमने बनाया इन्हीं को देख लेते हैं। मैग्नीशियम। ये कितना Mg पे Na पर कितना है? +1, क्लोराइड पर -1 चार्ज है, और यहाँ पर Mg पर कितना चार्ज है? +2। तो वापस वही है कि इसका +1 -1 अट्रैक्शन है, और ये +2, और एक क्लोराइड का -1 है और 2 का -2 हो जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा है? MgCl2 में। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही, लेटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। कर लोगे? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज सोचिए, इसी पॉइंट को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं हम लोग। हमें एग्जाम में मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें लेटिस एनर्जी नहीं पूछा है, हमें पूछा गया है बताइए आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ये कैसे चेक करूं मैं? तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मुझे भी पता है यहाँ से कि जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिस कैटायन और एनायन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी भी तो ज्यादा होगी।
तो लैटिस indirect- एनर्जी के साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी मिलाकर भी क्वेश्चन आती है कि अभी आ रहा है container- बच्चे, हाइड्रेशन अभी आ रहा है। इसके अगला टॉपिक में हाइड्रेशन एंथैल्पी को ले रहा हूँ बच्चे में, ठीक है ना। 5 मिनट वेट करें, आज ही आएगा। अभी है 15 मिनट्स हैं, आज कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है ना। 5 मिनट्स वेट करें ओनली, ओके। चलो यहां से हम बात कर रहे थे आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके। तो हम एक रिलेशन में बना सकता हूं क्या यहाँ पे, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं बार बार अट्रैक्शन की बात करने की जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. वही है, वापस इनडायरेक्टली घूम फिर करके पॉइंट वापस वहीं पर आ गया है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो होगी। तो इनडायरेक्टली मेरे पास में एक पॉइंट आ गया कि मुझे यदि आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो या तो मैं अट्रैक्शन चेक कर लूं और या फिर क्या चेक कर लूं, लैटिस एनर्जी। पॉइंट ठीक है। यस सर। वेट करो, नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी। जो आप हाइड्रेशन पूछ रहे थे बच्चे, बस आ ही गया ये वाला पॉइंट, मैंने कहा था इसी पॉइंट के अंदर आ ही जाएगा, बस ये आ गया हमारा सॉल्युबिलिटी। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को भी ध्यान से समझिए। यहाँ से हाइड्रेशन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाऊंगा इसके अंदर हाइड्रेशन का, और वो क्वेश्चन हम इस चैप्टर में भी देखेंगे, एस ब्लॉक में भी देखेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3 जगह आता है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एक बार सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया देख लो, फिर देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, जब आपके पास में हाइड्रेशन एनर्जी, अभी हाइड्रेशन एनर्जी को समझना है हमें, मैंने हाइड्रेशन एनर्जी कहीं लिखा है नहीं है, लेकिन अभी समझते हैं इसे। जब हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी वर्ड कब यूज करते हैं, जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में मिलाओगे। लेकिन यदि आप वाटर की जगह किसी दूसरे सॉल्वेंट में मिलाओगे तो इसी की जगह वर्ड क्या यूज कर लिया जाएगा, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। यदि सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट लेटिस एनर्जी से ज्यादा है तो आयनिक कंपाउंड उसमें सॉल्युबल होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ध्यान से देखो इसे। मैं एक छोटा सा आयनिक कंपाउंड बना लेता हूं, यहाँ बना लेता हूं। चलिए, ये है Na+, Cl-, Na+ और Cl-। ये है आपका आयोनिक कंपाउंड। एक लेयर और बना लेते हैं, चलिए, Cl-, Na+, Cl-, Na+ और Cl-। ठीक है, चलिए। यहाँ पर देखो, जब भी आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे आप हाइड्रोजन लिखते हैं, कोवेलेंट होगा तो H बॉन्ड H लिखते हैं। क्या आयनिक कंपाउंड में भी इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं क्या हम, आयनिक कंपाउंड में भी इस तरह का कुछ सॉलिड लाइन बनाते हैं क्या, इस तरह की बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए? नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड के बीच का अट्रैक्शन है, ये सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन जनरल यहाँ पर कभी भी सॉलिड लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब आप देखिए, ये था पूरा का पूरा आयनिक कंपाउंड है आपका, इसे आपने वाटर में मिला दिया, पानी के अंदर। अब वाटर की यदि हम बात करें, ध्यान से देखो, वाटर, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन किसी को पता है क्या है, वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन? अरे पान sp3, यस सर, sp3। और इसकी शेप कौन सी होती है, बैंड शेप होती है, ठीक है ना, बैंड शेप होती है, हाँ, वी शेप या बैंड शेप। अच्छा, यहाँ से देखो, मैंने इसे बैंड शेप या वी शेप में बना दिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला गया, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज एक तरफ है। मैंने इसे मान लिया कि पूरा नेगेटिव और एक पूरा पॉजिटिव एक तरफ चला गया है, तो मैंने इसे मान लिया कि ये क्या है, डाइपोल है। डाइपोल। ठीक है ना, डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब 2 हो गया, पोल्स का मतलब है 2 ऐसे पोल्स मिल गए हैं हमें, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही इस NaCl को आपने पानी के अंदर मिलाया तो कैटायन की तरफ, Na+ की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन। कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट।
ये लीजिए, इसका नेगेटिव पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। अच्छा, हमने कहा ये तो अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल इस कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वापस याद करो, अट्रैक्शन जब भी होगा, अट्रैक्शन जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी। अट्रैक्शन जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां पर भी एनर्जी रिलीज हुई, और इस बार जो एनर्जी रिलीज हुई उसे आपने क्या नाम दिया? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, ओके। यहां से मुझे बताओ कि ये जो अट्रैक्शन था सोडियम और क्लोराइड, इस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी इवोल्व हुई थी उसे क्या नाम दिया था आपने? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। अच्छा, यदि ये हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट इस लैटिस से ज्यादा है, यदि ये हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट इस लैटिस से ज्यादा है, तो ये कैटायन और एनायन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, चले एक बार फिर शुरू से चालू करते हैं, वापस चालू करते हैं। ध्यान से देखो, एनायन के चारों तरफ क्लोराइड लिया है मैंने, इस क्लोराइड के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट। ये लीजिए, पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट हुआ। अब जैसा कि हमने कहा कि वापस से अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन के कारण भी एनर्जी वो होगी जिससे आप क्या नाम दोगे? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। और ये हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट इतना है कि वो इस अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकता है, तो इसका मतलब एनायन और कैटायन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ओवरऑल हुआ क्या? हुआ ये कि हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट ज्यादा था, तो सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। सोडियम के चारों तरफ कुछ वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गए, ये लीजिए मैंने एक्यूमुलेट कर दिए, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव पार्ट। क्लोराइड के चारों तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गए, ये लीजिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट कर दिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इसे ही कहा जाता है हाइड्रेटेड आयंस। हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेटेड कैटायन और हाइड्रेटेड एनायंस, यही आयंस जब मूवमेंट करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। बच्चों पॉइंट समझ में आया ये क्या है? यस सर। जो आप हाइड्रेशन एनर्जी पूछ रहे थे उसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा अभी। यहां तक समझ में आ गया कब सॉल्युबल है और क्यों है सॉल्युबल? बच्चे एक आप जो हाइड्रेशन पूछ रहे थे अभी, जो भी बच्चा पूछ रहे थे अभी क्लियर है पूरा हाइड्रेशन का मीनिंग? यस सर। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा डिटेल और लेता हूँ हाइड्रेशन को भी मैं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन बता दीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आगे चल करके हो सकता है इसके बारे में कुछ थोड़ा और बताऊं मैं। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। अट्रैक्शन फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन एनर्जी। बताइए कौन सा अट्रैक्शन फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बच्चे, कौन सा? देखो ध्यान से, क्या बताया था मैंने? आयन और डाइपोल के बीच का। आयन डाइपोल। ये देखो, ये आयन है बच्चों, इंटरेक्शन। सॉरी, ये आयन है और ये डाइपोल है। इस आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी इवोल्व हुई थी उसे आपने क्या नाम दिया है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां से आप लिख सकते हैं कौन सा अट्रैक्शन फोर्स? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। पॉइंट ठीक है, तो ये एक हमारा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि हाइड्रेशन एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है? तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन। हो गया? ये इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, और सॉल्युबल होने का मतलब समझ में आ गया होगा, और क्यों सॉल्युबल हो रहा है उसका रीजन भी हमें समझ में आ गया होगा। कंप्लीट है? यस सर। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये इस बार है लिथियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आयन। चलिए, सबसे पहले पॉइंट को ध्यान से देखिए, मैं टॉप टू बॉटम में कुछ पॉइंट्स लिखता जा रहा हूं यहाँ पर। सबसे फर्स्ट मुझे बताइए, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां से है आपके पास आयोनिक साइज। आयोनिक साइज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। मैं 5-6 पॉइंट लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए और इसको लिखते जाइएगा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आयोनिक साइज तो इंक्रीज हो रही है। अच्छा, मुझे बताइए कि हाइड्रेशन पर क्या इफेक्ट होगा? हाइड्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। हाइड्रेशन का मतलब क्या है?
वाटर मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन, ये लिथियम प्लस स्मॉल साइज है। इसके जस्ट अपोजिट आपने कहा सीजियम प्लस, ये सीजियम प्लस कंपैरेटिवली लार्ज साइज है, इसके कंपैरिजन में लार्ज साइज है। वाटर मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, लिथियम पर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा या फिर सीजियम पर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा? लिथियम पर वाटर मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सीजियम के। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेट करेगा। अच्छा, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज। और मुझे बताइए कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होंगे तो हाँ, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होंगे तो साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या करूं? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। ओके, यहाँ तक ठीक है? यस चलिए, अब मुझे बताइए मोबिलिटी मूवमेंट किसका फास्ट ज्यादा होगा? जिसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है या जिसके पास कम वाटर मॉलिक्यूल है? कम वाला है ना, कम वाला थोड़ा लाइट वेट होगा, उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम मोबिलिटी को क्या करूं? इंक्रीज। अच्छा, और मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखो, मैंने आयनिक साइज लिखा है सबसे पहले। आयनिक साइज का मतलब है सिर्फ आयंस की साइज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा है साइज ऑफ हाइड्रेटेड। ये सही करेगा, थोड़ा सही यार, ये है आपका साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन है। तो यहाँ पर हमने साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन के अंदर हमने क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल को भी लिया है साथ में। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ये सिर्फ आयंस की साइज है, या आयंस के साथ में वाटर मॉलिक्यूल जितने एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनको कंबाइन करके। पांचों पॉइंट ठीक है क्या? यस सर। ओके, हाँ जी, कंपाउंड क्वेश्चन हो गया था ना? क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलो कौन सा है? शायद कोई आयनिक कंपाउंड दिया हो और उनका कैसे समझे थे कि उनका लैटिस एनर्जी ज्यादा हो या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा? लेटिस एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे आपने अभी देखो लेटिस एनर्जी तो अभी ये रहा, लेटिस एनर्जी तो समझ में आ गया बच्चे? लेटिस एनर्जी यहाँ से चेक करोगे। ओके, हाँ। अब लेटिस एनर्जी के साथ हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कौन सा फोर्स है? देखो यहाँ से क्या लिखा है आपने, अट्रैक्शन फोर्स। तो इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? ये भी Q1 और Q2 साइज पर डिपेंड करेगा बच्चे, एक तो पहला, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये भी अट्रैक्शन फोर्स है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पर, चार्ज जितना ज्यादा होगा। और सेकंड वन, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केटायन साइज ऑफ केटायन प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। यहाँ पर देखो लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखा है R प्लस प्लस R माइनस साइन, लेकिन मैंने यहाँ पर हाइड्रेशन में क्या लिखा है, दिख रहा है आपको? ये 1/R प्लस प्लस 1/R माइनस लिखा है। दोनों को अलग अलग लिखा है। अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि केटायन का हाइड्रेशन अलग हो रहा है, और एनायन का हाइड्रेशन अलग हो रहा है। इसीलिए इसका रिलेशन हम बनाते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R प्लस, ये 1/R प्लस अलग कर दिया हमने, और इधर 1/R माइनस को अलग कर दिया। तो आप यहाँ से कंपेयर करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन होगा कि NaCl, KCl एंड CHCl ऐसे दिया है, और अभी क्वेश्चन ऐसे पूछा कि अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन में ले लेंगे बच्चे, आप चिंता मत करो। यदि कंफ्यूजन है ना तो मैं कल की क्लास के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन में ले लेता हूँ इसको। ओके सर, ठीक है ना? हाँ, अभी एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, एक बस ये कि लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये हमारा कल कंप्लीट करना था। ये तो अच्छा, बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट करेगा, ठीक है ना? स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड मोस्ट लाइकली, हाँ जी, ये कंप्लीट करेगा। और एक क्वेश्चन है लेटिस एनर्जी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है, करा दिए क्लास में, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, ठीक है? सर आज मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे?
आज मॉड्यूल डिस्कशन मैं कल ही ले लेता हूँ बच्चे, आज मैं वो कल तबीयत ठीक नहीं रही तो नहीं कर पाए, मैं कल ले लेता हूँ बच्चे, ठीक है ना, क्लास में ही करा दूंगा, चिंता मत करो, कल भी 2 क्लास है ना मेरी, Yes, ओके Okay, sir. एक क्लास में Yes, ले sir. लेंगे। Thank you, sir. थैंक यू PDF भी भेज बाय बच्चे, दीजिएगा। थैंक यू सर। पीडीएफ अभी भेज रहा हूँ बच्चे, अभी भेज रहा हूँ, क्लास लीव बाय सर। बाय बच्चों, बाय। सर कल का फिजिक्स Bye, का sir. करने को बोलो ना। हाँ जी, क्या हुआ? कल का फिजिक्स का पीडीएफ को भी सेंड करने को बोलो। वो तो अभी हो जाएगा, सर भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। सर स्वेटर मिलेगा क्या?